अच्छा तो आज हम पढ़ेंगे द मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल। इससे पहले मैं आप लोगों को लीनियर मॉडल या यूनी वेरिएट रिग्रेशन मॉडल पढ़ा चुकी, जिसके अंदर एक वेरिएबल था और एक डिपेंडेंट वेरिएबल था और एक इंडिपेंडेंट था। जब मल्टीपल रिग्रेशन की बात करते हैं तो इसका सिंपल सा मतलब ये होता है कि जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है y, वो एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पे डिपेंड करता है, मतलब नॉट वन बट मोर देन वन। फॉर एग्जांपल वहाँ पे हम लोग सिर्फ y इज़ इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा वन x1 लिखते थे, क्योंकि x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल था जो कि इफेक्ट करता था आपके डिपेंडेंट वेरिएबल को। लेकिन यहाँ पे हम कह रहे हैं कि y में जो वेरिएशन होती है वो ना सिर्फ x की वजह से होती है, x1 की वजह से होती है, बल्कि इसके अलावा एक और वेरिएबल है x2, उसकी वजह से भी जब चेंज आता है इसमें तो y में चेंज आता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम एग्ज़ाम्पल ये ले लेते हैं कि जो y है हमारे पास वो सेल्स है और x1 जो है कोई भी वेरिएबल है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग ले लेते हैं एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर। जब आप सेल्स के ऊपर आप एडवर्टाइजिंग का इफ़ेक्ट देखते हैं तो आप उसको x1 के साथ देखेंगे। और जब आप दूसरा x2 हम ले लेते हैं क्वालिटी कंट्रोल, मतलब अपनी जो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं उनकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए आप क्वालिटी कंट्रोल लगाते हैं, तो उससे आपकी सेल्स में क्या फ़र्क पड़ता है तो वो आपको बताएगा x2। ठीक है, अगर हम इसका रिग्रेशन मॉडल बनाएं, ठीक है, तो वो ये बनता है y इज़ अ फंक्शन ऑफ a प्लस b है, b1 x1 प्लस b2 x2। यहाँ पे आपको पता है कि जो b1 और b2 जो है ये स्लोप कोफिशिएंट्स हैं। b1 आपको क्या बताता है कि जब x को चेंज करेंगे बाय 1 यूनिट तो y में कितना चेंज आएगा, और b2 आपको ये बताता है कि अगर आप x2 को चेंज करते हैं बाय 1 यूनिट तो y में कितना चेंज आता है। इन सिंपल वर्ड्स, जब आप एडवर्टाइजिंग को एक ख़ास फॉर एग्ज़ाम्पल 1 लाख रुपीज़ आप एडवर्टाइजिंग पे लगाते हैं तो आपके कितने लैक्स का डिफरेंस आता है आपकी सेल्स में। और अगर आप क्वालिटी कंट्रोल पे जो है आप डबल चेक लगाते हैं तो उसकी वजह से आपका सेल्स में कितना फ़र्क आता है। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, ये जो ए है यहाँ पे हम सबको पता है, पहले भी जो पढ़ चुका है उसको पता होगा कि ये ए जो है यहाँ पे आपका इंटरसेप्ट है। इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है, वो जब आप रिग्रेशन लाइन लगाते हैं, रिग्रेशन लाइन फिट करते हैं, तो जहाँ पे आपकी लाइन जो है, आपका जो ग्राफ है वो जहाँ पे वाई एक्सिस को जहाँ पे टच करता है वो आपका इंटरसेप्ट होता है। उसका ये भी मतलब है कि जब आप x1 और x2 को ज़ीरो कर लेते हैं तो तब आपके y की क्या वैल्यू होती है, मतलब कि जब आप ना एडवर्टाइजिंग करें और ना ही आप कोई क्वालिटी कंट्रोल लगाएं तब आपका जो y की वैल्यू होगी वो a होगी। देखिए यहाँ पे भी आप ज़ीरो पुट करें, यहाँ पे भी आप ज़ीरो पुट करें तो आपको पता चल जाएगा ये भी ज़ीरो हो जाएगा पूरा, ये भी ज़ीरो हो जाएगा पूरा, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है। तो आपके पास जो बच जाएगा वो होगा आपका a और वो ही आपका y होगा। ठीक हो गया। वैसे मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि जो लीनियर रिग्रेशन था उसमें आप एक कैसे फाइंड करेंगे, बहुत आसान था। इसको ज़ीरो इसको कर दिया, इन दोनों को ज़ीरो कर देते थे तो इनको वहाँ ले जाते, जो वैल्यू होती थी इसकी y की वही a होता था। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं तो आपको दोनों को ज़ीरो करना होगा। जब आप x को भी ज़ीरो करेंगे y को भी ज़ीरो करेंगे तो तब जब आप y में से इन दोनों को माइनस करेंगे तो आपके पास a आएगा। आपको पता है इसको भी हमने ज़ीरो लगाना है, इसको भी ज़ीरो लगाना है। ठीक है, तो आपके पास जो बचेगा वो a ही y होगा आपके पास। अच्छा, एक और छोटी सी चीज़ जो इसमें डिफरेंट है, क्योंकि ये मल्टी वेरिएबल है, इसके अंदर एक से ज़्यादा वेरिएबल्स हैं, तो इसका जो बीटा वन है जिसको हम स्लोप कोफिशिएंट कहते हैं, तो इसका थोड़ा फार्मूला डिफरेंट है। ये क्या है, ये स्मॉल x2 है, उसका स्क्वायर है। ठीक है, x2 मतलब सेकेंड, और जब आप बीटा वन फाइंड कर रहे हैं तो उसमें आप x2 का वेरिएबल जो आपका वेरिएबल है वो भी इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन ये स्मॉल x है। ठीक है, स्मॉल x का मतलब है कि एक्चुअल x की वैल्यू में से x के मीन की वैल्यू निकालने से जो आता है आपके पास वो x2 होता है। मैंने यहाँ लिखा हुआ है, हाँ, ये x आपका जो है स्मॉल x जो है x1 किस तरह आएगा, जो आपका एक्चुअल x1 है उसमें से जब आप x1 के मीन को माइनस करते हैं तो आपके पास स्मॉल x1 आता है। और इसी तरह x2 की वैल्यू में से जब आप मीन की वैल्यू x2 की वैल्यू को माइनस करते हैं तो यू गेट x2 स्मॉल x2। ठीक है, इसी तरह y की वैल्यू में से जब आप किसी भी y की वैल्यू में से जब आप y की मीन की वैल्यू को माइनस करते हैं तो यू गेट y1 स्मॉल। ठीक है, वन लिखने की खैर कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि ये तो है ही वन। ठीक हो गया। अच्छा, और आपको पता है कि मीन कैसा होता है, सम ऑफ ऑल एक्स वन प्लस एन, जितने भी x1 की वैल्यूज़ हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास देखिए ये वैल्यूज़ हैं एडवर्टाइजिंग की, ये x1 की वैल्यूज़ हैं सारी इन फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, इस तरह 10 सालों में। तो इन सबको आप सम करेंगे, x1 का सम हो जाएगा और फिर आप इनको डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है, 10 है, तो आप इसको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस पे डिवाइड कर देंगे तो यू विल गेट योर मीन ऑफ x1। ठीक हो गया। इसी तरह आप मीन ऑफ x2 निकाल लेते हैं। आपका ये है, देखिए ये आपका x2 है क्वालिटी कंट्रोल,
ये आपने क्वालिटी कंट्रोल का सारा डेटा दिया हुआ है तमाम 10 डिफरेंट ईयर्स के लिए। इनको भी आप सबको प्लस करेंगे और 10 पे डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट x2 बार। और इसी तरह फिर आप y को भी सबको प्लस करेंगे, सम ऑफ ऑल डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑल, यू विल गेट द हाँ यहाँ नहीं लिखा हुआ लेकिन ऐसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे। तो इसके फार्मूला में थोड़ा सा डिफरेंस है और वो ये डिफरेंस है कि बीटा वन हैट जो है, बीटा वन हैट, ठीक है, ये हैट है, ये एस्टिमेटेड पैरामीटर, ये एक्चुअल पैरामीटर नहीं है बल्कि जो आपके पास सैम्पल मौजूद था ये 10 वैल्यूज़ का, इसकी बेस पे हम लोग इसको फाइंड करें। इस वजह से ये जो है आपका बीटा वन हैट होगा, ठीक है। तो बीटा वन हैट की को फाइंड करने का ये क्या तरीका है, x2 का आपने स्क्वायर लेना है, जो आपने फाइंड किया तो उस सबका स्क्वायर लेके फिर उनको सबको प्लस ऐड करना है। तो सम ऑफ x2 का स्क्वायर, ठीक हो गया। इसी तरह सम ऑफ x1 y, x1 आपको पता है कि किस तरह आएगा, फिर आप उसको y स्मॉल y के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर आप उसका सम ले लेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। और फिर इसी तरह स्मॉल x और स्मॉल x1 और x2 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उनका सम लेंगे तो आप यू विल गेट सम ऑफ x1 x2 and then you will multiply it with the sum of x2 y, x2 भी वही है y भी वही है, ठीक है। और नीचे आपका ऑलमोस्ट दोनों का चाहे बीटा वन का और चाहे बीटा टू हैट वो दोनों का सेम होता है ये आगे, ठीक है। यहाँ पे क्या है, x1 का स्क्वायर और फिर उसका सम लेना है, फिर उसको मल्टीप्लाई करना है x2 के स्क्वायर के सम के साथ। तो ये x1 का स्क्वायर और x2 का स्क्वायर इन दोनों के सम और फिर मल्टीप्लाई करना है आपस में, ठीक है। और फिर ये दिस इज़ नाउ, फिर इसको माइनस करना है फ्रॉम द सम ऑफ x1 x2 स्क्वायर, x1 और x2 को पहले मल्टीप्लाई करना है, हर x1 x2 को, फिर उसके बाद उनको मल्टीप्लाई करने के बाद लास्ट में जो उसका और फिर उनको स्क्वायर करना है और फिर स्क्वायर करने के बाद उनका सम लेना है। तो यू गेट योर बीटा वन, ठीक है। और आपको पता है कि बीटा वन क्या बताता है, बीटा वन आपको बताता है कि इफ़ यू चेंज योर x by 1 unit, x1 by 1 unit, हाउ मच चेंज देयर विल बी इन योर डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। दीज आर टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो बीटा वन आपको ये बताएगा और फिर बीटा टू इसी तरह का दूसरा फॉर्मूला है। यहाँ देखिए बीटा टू है, बीटा टू हैट है, ठीक है। तो ये बाकी सारा कुछ सेम है, बस यहाँ पे ये एक जो है डिफरेंस है। अच्छा, बीटा टू के बाद यहाँ x1 है, x1 का स्क्वायर का सम है, फिर मल्टीप्लाई करना है x2 y के साथ, और ये बिल्कुल पीछे की तरह ही है लेकिन सिर्फ इनमें थोड़ी थोड़ी वैल्यूज़ डिफरेंट है। अच्छा, ये जब आपके पास आ गया तो यू नो कि आप फिर y हैट की कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं। व्हेन यू हैव बीटा वन एंड बीटा टू, व्हेन यू हैव बीटा वन हैट एंड बीटा टू हैट, तो आप ये दोनों वैल्यूज़ पुट करेंगे और फिर x1 और किसी अगर x1 अगर आप फर्स्ट ईयर वाले को देख रहे हैं तो यहाँ पे भी 1 लगाएंगे, यहाँ पे भी फर्स्ट ईयर वाली x2 की वैल्यू लगाएंगे। इन दोनों को जब आप सॉल्व कर लेंगे तो फिर आपके पास तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। और आपको पता है आपके पास ये होगा तो आप a की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद क्या है, ठीक है। तो ये एग्जांपल जो बुक में दिया हुआ था उसको इन्होंने सॉल्व भी करके दिया हुआ है। ये हमसे ये नहीं कह रहे कि आप उसको सॉल्व करें, ये इन्होंने आपके पास जो डिफरेंट किस्म के रिग्रेशन रन करने के लिए आपके पास सॉफ्टवेयर्स होते हैं, उसमें आप ये डेटा पुट करते हैं और आप अपना ये जो रिग्रेशन मॉडल है ये वहाँ लिखते हैं तो आपके पास पूरा रिग्रेशन सॉल्व होकर आ जाता है, ठीक है। तो आपके पास वाई हैट आया है 17.944 विच इज़ योर स्लोप, सॉरी यस, योर इंटरसेप्ट। ये क्या था, ये ए था, योर अल्फ़ा, जो आपको क्या बताया था कि अगर ये भी ज़ीरो हो जाए और ये भी ज़ीरो हो जाए तो तब आपका वाई की वैल्यू क्या होगी। तो योर इंटरसेप्ट इज़ 17.944, ठीक हो गया। ये आपकी सेल्स होंगी जब ये दोनों चीज़ें ज़ीरो होंगी। अच्छा, इसके अलावा योर बीटा वन इज़ 1.873। इसका मतलब है जब आप x1 को बाय 1 यूनिट चेंज करेंगे तो y में 1.873 यूनिट्स का चेंज आएगा, ठीक है। चाहे यूनिट्स हंड्रेड्स में, थाउजेंड्स में, चाहे रुपीज़ में, चाहे मिलियंस में, चाहे ट्रिलियंस में। अगर मिलियन में होगा तो आप लिखेंगे इफ़ वी चेंज x1 बाय 1 मिलियन द y विल चेंज बाय 1.873 मिलियंस, ठीक है। इस तरह से आप इसको इंटरप्रेट करते हैं। और ये जो है आपका बीटा हैट b2 हैट जो है उसकी वैल्यू आ गई, जो आपको क्या बता रहा है कि इफ़ यू चेंज x2 बाय 1 यूनिट योर y विल इंक्रीज बाय और चेंज बाय 1.915 टाइम्स, ठीक है। ये इस तरह चेंज हो जाएगा। अच्छा, अब दूसरी बात यह कि इसके साइंस को देख लें, ये भी पॉजिटिव है, बीटा टू का साइन भी पॉजिटिव है और बीटा वन का साइन भी पॉजिटिव, विच मीन्स ये जो आपकी एडवर्टाइजिंग कॉस्ट थी उसका भी सेल्स के साथ पॉजिटिव रिलेशनशिप है। मतलब अगर आप एडवर्टाइजिंग इंक्रीज़ करेंगे कॉस्ट तो आपकी सेल्स भी इंक्रीज़ होंगी। और यहाँ पे भी इसकी भी जो वैल्यू है वो देखिए इसके साथ पॉजिटिव साइन है, जिसका मतलब है कि अगर आप अपना क्वालिटी कंट्रोल को इंक्रीज़ करेंगे अपनी प्रोडक्ट के लिए तो आपकी सेल्स में इंक्रीज़ आएगा, ठीक है। अच्छा, साथ ही इन्होंने आपको
टी स्टार्ट्स की वैल्यू दी हुई है, जो कि जिसको हम टी कैलकुलेटेड कहते हैं। वो क्या है, वो आपके पास क्या है, वो है आपके पास फॉर x1 के लिए आपके पास जो आपका टी स्टार्ट है वो आपका है बीटा 1। ये बीटा 1 के लिए आपका जो टी स्टार्ट है वो क्या है 2.663। आपको पता है ना कि टी स्टार्ट कैसे निकाला जाता है। टी स्टार्ट निकालने के लिए आप जो है बीटा की वैल्यू को उसके स्टैंडर्ड एरर पे डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। अगर यहाँ बीटा 1 है तो बीटा 1 को आपने इसके स्टैंडर्ड एरर वैल्यू पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। उसका फार्मूला बहुत लंबा है तो उसमें अभी हम नहीं जाएंगे, मैं आपको सिर्फ इसको इंटरप्रेट करना सिखा रही हूँ, मैं आपको इसका सिर्फ एक ओवरव्यू दे रही हूँ, ठीक है। ये आपका हो गया टी कैलकुलेटेड फॉर बीटा 1 और ये आपका है टी कैलकुलेटेड फॉर बीटा 2। आपको पता है कि जब आपके पास टी कैलकुलेटेड आपके पास वैल्यू होती है तो आप अपने दोनों बीटा 1 और बीटा 2 की सिग्निफिकेंस है, जिसको कहते हैं टू चेक और टू टेस्ट द सिग्निफिकेंस ऑफ योर पैरामीटर एस्टिमेट्स। ये जो आपके दोनों एस्टिमेट्स हैं ये पैरामीटर के एस्टिमेट्स हैं। जो पॉपुलेशन जो एक्चुअल होता है वो पैरामीटर होता है और जो पैरामीटर एस्टिमेट होता है वो दरअसल सैम्पल में से होता है, ठीक है। तो ये इन दोनों की सिग्निफिकेंस चेक करने के लिए क्या सच में जब रियल वर्ल्ड में या रियल उसमें सिचुएशन में जब आप x1 की वैल्यू को इतना इंक्रीज़ करेंगे तो क्या सच में y में इतना इंक्रीज़ आएगा, और क्या सच में x और y का जो है पॉजिटिव रिलेशनशिप है, और इसी तरह x2 का भी क्या ये स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है भी, या फिर इन वैल्यूज़ की कोई वैल्यू दरअसल इसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो इसके लिए यू हैव टू चेक द सिग्निफिकेंस ऑफ योर बीटा 1 एंड बीटा 2। उसके लिए यू डू दिस टी टेस्ट में आपने टी स्टार्ट्स चेक कर लिया, आपको टी कैलकुलेटेड मिल गया दोनों का। अब आपने इनके लिए टी टैबुलेटेड फाइंड करना है। और टी टैबुलेटेड कैसे फाइंड होता है, आप इसको टी टेबल में से फाइंड करते हैं और इसके लिए आप एक पहले जो है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस डिसाइड कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने अल्फ़ा चूज़ किया 5%, मतलब हम 5% रिस्क ले रहे हैं कि हाँ 100 में से 5 टाइम्स हो सकता है कि हमारा जो है जो हम लोगों ने यहाँ पे बताया है वो गलत साबित हो, लेकिन 95% ऑफ द टाइम्स हमारी कही हुई बात कि x1 इतना इफेक्ट करता है और x2 इतना इफेक्ट करता है वो सही होगी। तो हम लोगों ने 5% ले लिया, लोग 10% भी ले सकते हैं। अगर 5% ये है इसका मतलब है कि हम 95% श्योर हैं कि x1 जो है y को इफेक्ट करता है इसी तरीके से ये जो आपका बीटा 1 बता रहा है, और हम 95% श्योर हैं कि आपका x2 जो है y को इतने मार्जिन से इफेक्ट करता है, ठीक है। उसके लिए आप कैलकुलेट करेंगे, तो कैलकुलेट करने के लिए आपको पता है कि क्या तरीका होता है। आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम चाहिए होता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, जितने आपके पास नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ हैं उसमें से आप जितने नंबर ऑफ़ आपके पैरामीटर्स आपने मालूम किए हैं इस मॉडल में उनको आप निकाल देते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे सोचने की बात यह है कि यहाँ पे आपके पास 2 नहीं बल्कि 3 पैरामीटर्स हैं। एक था आपके पास A फाइंड किया है आपने, एक बीटा 1 फाइंड किया और एक आपने बीटा 2 फाइंड किया। तो 1 2 3, तो K इज़ 3, सही है। तो आप टोटल नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन जो कि 10 थी, आपने देखा था 10 सालों का डेटा मौजूद था, उसमें से आपने 3 को माइनस करना है तो यू गेट 7 विच इज़ योर डिग्री ऑफ फ्रीडम। फिर आप अपना टेबल जो है टी टेबल खोलेंगे, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि इसका तरीका क्या है। आप जो है इस तरह से हॉरिजॉन्टली आप जो है अल्फ़ा ढूंढेंगे। अल्फ़ा इज़ 5% विच मीन 0.05, ठीक है। 0.05 का कॉलम ढूंढेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, रोज़ में आप देखेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम नंबर 7 को जाके आप लेकर और ये जो 0.05 वाला है इन दोनों को मिलाएंगे, आपके पास जो नंबर आएगा दैट इज़ योर टी कैलकुलेटेड, ठीक है। तो यहाँ पे टी कैलकुलेटेड की वैल्यू क्या आ रही है 2.365। अब आपको पता है कि हमारा जो टेस्ट करने के वक्त जो हमारा वो था नल हाइपोथेसिस होता है वो ये होता है कि बीटा 1 जो है वो 0 है, मतलब कि सिग्निफिकेंट नहीं है। ये जो हमने सारी बात की है, ये सारी हम लोगों ने बात की है, इसका बीटा H0 का बीटा 0 होने का मतलब क्या है कि ये और ये जो हम लोगों ने फाइंड किया है इसकी कोई वैल्यू नहीं है, बल्कि ये दोनों 0 हैं या इनका कोई इफेक्ट y पे नहीं है। जबकि इसका अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या होता है कि बीटाज जो है वो 0 नहीं है, बल्कि जो वैल्यूज़ हमने निकाली हैं वो ठीक है और x1 और x2 सिग्निफिकेंटली y को इफ़ेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये 2 होती हैं। और आपको पता है कि H0 को हम रिजेक्ट करने की कोशिश करते हैं, कोशिश तो नहीं करते, बस जो आपको ये हमारे फेवर में होता है। अगर आपको ये रिजेक्ट हो जाता है, और उसको रिजेक्ट करने का क्राइटेरिया क्या है कि टी कैलकुलेटेड जो है आपका वो टी टैबुलेटेड से बड़ा होना चाहिए। तो आप देखें टी कैलकुलेटेड यहाँ 2.663 है और यहाँ पे ये है 2.365। यहाँ पे आपका जो ये वाला टी कैलकुलेटेड है ये इस टी टैबुलेटेड से बड़ा है। इसका मतलब है कि x1 जो है या जो बीटा 1 है वो 0 नहीं है, इसको हम रिजेक्ट कर देते हैं। टू रिजेक्ट H0
T calculated must be greater than T tabulated, and when it is greater than T tabulated, we conclude के H नॉट जो है वो रिजेक्ट हो गया है, which means के X1 या बीटा 1 इनसिग्निफिकेंट नहीं है बल्कि वो इम्पॉर्टेंट है, और सेल्स को डिटर्मिन करने में आपकी एडवर्टाइजिंग कॉस्ट का या एडवर्टाइजिंग का जो है इम्पॉर्टेंस उसकी है या उसका वो उसको डिटर्मिन करता है, ठीक है। सिमिलरली अब हम दूसरा ये जो हमारा बीटा 2 था इसकी सिग्निफिकेंट चेक करने के लिए जो हमारा टी कैलकुलेटेड है विच इज़ 2.813, इसको हम कंपेयर करेंगे विथ टी टैबुलेटेड। तो यहाँ पे देखें टी टैबुलेटेड 2.365 है बल्कि ये 2.8 है, विच मीन्स टी कैलकुलेटेड इज़ ग्रेटर दैन टी टैबुलेटेड, विच अगेन मीन्स कि वी हैव रिजेक्टेड, वी कैन रिजेक्ट H नॉट, जो कि हमें क्या बता रहा है कि बीटा 1 0 है। जब हम इसको रिजेक्ट कर देते हैं तो वी ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट H1 विच इज़ अल्टरनेट हाइपोथेसिस, जो कि आपको क्या कहता है कि बीटा आपका 0 नहीं है बल्कि इट इज़ स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट एंड इट इज़ 1.915। मतलब जब भी आप X2 को इंक्रीज़ करेंगे बाय 1 यूनिट तो आपका Y सिग्निफिकेंटली स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंटली इतने मार्जिन से चेंज होगा, ठीक है। इसको लिखने का तरीका क्या है, हेंस यू कंक्लूड दैट बीटाज आर स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट, ठीक है, एंड बोथ एडवर्टीजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल एक्सपेंडिचर, ये दोनों इन पे जो खर्चा आया है दैट इज़ द डिटर्मिनेंट ऑफ सेल्स, वही सेल्स को डिटर्मिन करते हैं। और किस तरह करते हैं, पॉजिटिवली करते हैं। यहाँ पे भी पॉजिटिव साइन है और यहाँ पे भी पॉजिटिव साइन है। सो इसके बाद इसका जो बाकी है एडजस्टेड R² वगैरह वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।